हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बता दूं कि मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11th 12th बीबीए बीकॉम एमबीए की अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। तो फिर अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इन लेक्चर वीडियोस की मदद से पढ़ना शुरू करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो, राइट। और अगर कोई डाउट हो ना या कोई फीडबैक देना हो देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। इससे मुझे भी पता चलेगा कि मेरे इन वीडियो लेक्चर से आप पढ़ रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन द टॉपिक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन डिस्कस किए थे। हमने पूरे 14 अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन डिस्कस किए थे विद एग्जाम्पल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस लेक्चर में हम एक छोटा सा बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। तो फिर चलिए डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से सब टॉपिक इस लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्या पड़ी, व्हाई दिस कॉन्सेप्ट केम। उसके बाद देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, उसके कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। उसके बाद हम देखेंगे लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज एप्लीकेबल इन इंडिया। इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं उनकी लिस्ट हम देखेंगे, राइट। उसके बाद हम एक नया टर्म होगा आपके लिए IFRS, वो क्या होता है उसको समझेंगे, राइट। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो छोटी सी बेल है नीचे उसको भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो फिर चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझने से पहले पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाई दिस कॉन्सेप्ट केम। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये आया क्यों और कैसे आया और इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगा, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगा, टेक्नोलॉजी नई नई टेक्नोलॉजीज आने लगी, ग्लोबलाइजेशन होने लगा, वैसे वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो थी उनको ऐसा फील होने लगा कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सही में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही जरूरी है, बट इसको प्रॉपरली बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। बट उस टाइम क्या होता था, डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जाती थी। डाइवर्स मतलब डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जाती थी। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग इंटरप्राइज अपने हिसाब से जैसे मन करता था वैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती थी। तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डिफरेंट तरीकों से बनाए गए हैं, डिफरेंट पॉलिसी डिफरेंट मेथड यूज करके बनाए गए हैं, क्या उनको कंपेयर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ठीक है। दो अलग चीजों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो तब ऐसी जरूरत महसूस की गई कि देयर शुड बी सम मिनिमम स्टैंडर्ड, कुछ मिनिमम गाइडलाइन होनी चाहिए विच इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है। तो तब उस समय इंटरप्राइज जितने भी बिजनेस हाउस थे उन्होंने ये ऐसी जरूरत महसूस की कि कुछ ऐसी मिनिमम गाइडलाइन, मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए जो हर बिजनेस फॉलो करे, विच इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है। क्योंकि उन गाइडलाइन को यूज करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे दैट विल बी रिलायबल, वो रिलायबल होंगे, उन पे यकीन किया जा सकेगा, वो रिलेवेंट होंगे और उनको हम कंपेयर कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आया, तब लोगों ने सोचा कि नहीं कुछ होना चाहिए गाइडलाइन, ठीक है। तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया। तो इसी डायरेक्शन में फिर स्टेप लिया गया और सबसे पहले ये जो है इंटरनेशनल, एक सेकेंड मेरी पेन, हाँ, फिर इसी डायरेक्शन में स्टेप लिया गया और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, ये लिखा है ना IASC, IASC स्टैब्लिश किया गया इन 1973। 1973 में IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, सेटअप की गई, जो फिर बाद में बदल के IFRB यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड, जिसका नाम बदल दिया गया, वो कमेटी सेटअप की गई। इस कमेटी को कहा गया कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने हैं, वो मिनिमम गाइडलाइन बनानी है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, जो हर इंटरप्राइज को फॉलो करने हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, ठीक है। और इंडिया की
ICAI, ICAI का नाम तो सुना होगा। ICAI क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और ICWAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पता है ना? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये दोनों क्या है वैसे? दीज आर द टू एपेक्स अकाउंटेंसी बॉडी ऑफ इंडिया। इंडिया की दो एपेक्स टॉप मोस्ट अकाउंटेंसी बॉडी यही दोनों है, ICAI एंड ICWAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और तो इंडिया की ये दोनों जो कमिटीज थी, ठीक है, ये दोनों जो इंस्टीट्यूट थे, ये दोनों किसके मेंबर बने? ये दोनों इस IFRB के मेंबर बने। ठीक है, और इंडिया में इनको कहा गया कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने हैं। तब ICAI, ये जो है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक कमिटी सेटअप की गई, इन्होंने एक कमिटी सेट की जिसका नाम था ASB। ध्यान से समझिएगा, इन्होंने एक कमिटी सेटअप की, किसने? ICAI ने। ICAI ने एक कमिटी सेटअप की जिसका नाम था ASB। ASB का फुल फॉर्म क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, कब सेटअप की? 1977 में। और इनको, ये जो ASB है, इसको ये काम दिया गया कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं एरियाज ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं जहां पे ऑल्टरनेट एंड डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है। ठीक है, जहां पे डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, जहां पे बिजनेस हाउसेस अलग अलग अपने अकॉर्डिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, वो आपको एरिया आइडेंटिफाई करना है और उन एरियाज पे आपको क्या करना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने हैं, गाइडलाइन बनानी है। कीपिंग इन माइंड द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया, द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, इंडिया का जो लीगल सिस्टम है उसको ध्यान में रख के, इंडिया का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसको ध्यान में रख के, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसको ध्यान में रख के, इन तीनों चीजों को ध्यान में रख के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने हैं। ये काम किसको दिया गया? ये काम दिया गया 1977 में ASB को। किसको दिया गया? ASB को। ASB क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। किसने दिया है काम? ICAI ने। ठीक है, ICAI क्या है? ICAI है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की एपेक्स अकाउंटेंसी बॉडी। ठीक है, और इनको ये काम किसने दिया? ये दोनों जो हैं, ICAI और ICWI, ये दोनों किसके मेंबर थे? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी के मेंबर थे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में बनना शुरू हुआ 1977 में। ये काम आया कि आपको बनाना है, फिर लॉन्च, फिर धीमे धीमे मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने शुरू हुए। टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अभी मैं डिस्कस करूंगी आगे। तो टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इंडिया में एप्लीकेबल है इस अभी, जो हर एंटरप्राइज को फॉलो करने ही करने हैं। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो सेट ऑफ गाइडलाइन है, यहाँ पे लिखा है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो सेट ऑफ गाइडलाइन है, वो रूल रेगुलेशन है जो जर्नली एक्सेप्टेड है। ठीक है, जो हर एंटरप्राइज को फॉलो करने ही करने हैं फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने में और प्रिपेयर करने में जो गाइडलाइन, जो रूल रेगुलेशन कंपनीज को फॉलो करने हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, अब एक बात आती है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसमें बताया क्या गया है। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसमें बताया गया है अकाउंटिंग के रूल्स एंड अकाउंटिंग के प्रोसीजर रिलेटिंग टू दीज 5 एस्पेक्ट। अब मैं आपको 5 एस्पेक्ट बताने जा रही हूँ। इन 5 एस्पेक्ट से रिलेटेड क्या रूल फॉलो करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है कि क्या रूल, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है रिलेटिंग टू मेजरमेंट ऑफ पर्टिकुलर आइटम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई भी पर्टिकुलर आइटम है उसको कैसे मेजर करें, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करें, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करें, और उसको प्रेजेंट कैसे करें, और वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें भी कि नहीं करें, और उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें, इन सब के बारे में डिटेल में क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है। ठीक है, समझ में आई ये बात। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी आइटम हैं उनका मेजरमेंट कैसे करें, रिकॉग्निशन कैसे करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर कैसे करें, इसके बारे में जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी गाइडलाइन है, जो भी प्रोसीजर है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताए गए हैं। राइट, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। एक बार इसको रिमाइंड करके दोबारा भी देख लीजिएगा।
दिस IFRB, ICAI, ICWAI, ASB, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए फीचर या कह लीजिए नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्योंकि अब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, तो अब आप बता सकते हैं कि क्या फीचर्स हैं या क्या नेचर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। यहाँ पे मैंने कुछ फीचर्स लिखे हैं, एक बार शॉर्ट में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या है कि दिस इज द गाइडलाइन। ये वो गाइडलाइन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी है, और इससे क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो और ज्यादा क्या हो जाता है, क्रेडिबल, और ज्यादा क्या हो जाता है, रिलायबल। अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पे रिलाई कर सकते हैं, उस पर यकीन कर सकते हैं कि ये सही बना है, क्योंकि अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाए जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट इसका फीचर क्या है, इट इज अ गाइडलाइन विच मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर क्रेडिबल, मोर रिलायबल, राइट। तो ये पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर क्या है, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है फॉलो करने से जो पहले डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस थी अब वो यूनिफॉर्म हो गई हैं। यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर हो गई हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशन एक ही मेथड, एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता है। तो इससे क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी आ गई है, और अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप कंपेयर कर सकते हैं। दो ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अब कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए तीसरा फीचर देखते हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये बनाए जाते हैं कीपिंग इन माइंड, अभी मैंने बताया था ना, किस बात को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। किसी भी कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, वहां का लीगल स्ट्रक्चर क्या है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, इस बात को ध्यान में रख के वहां का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट फीचर क्या है, इट इज मैंडेटरी इन नेचर, कंपल्सरी है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना ही करना है, ये ऑप्शनल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई इंटरप्राइज ना फॉलो करना चाहे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है, इट इज मैंडेटरी इन नेचर, कंपनी के लिए जरूरी है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट फीचर है इट इज फ्लेक्सिबल। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ऐसा नहीं है कि एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया अब वो पत्थर की लकीर हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा एकदम नहीं होता है, इट इज फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, अगर कोई मेजर चेंज आता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी चेंज किया जाता है, ठीक है, इनमें टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट होते हैं, राइट। तो दीज वेर द फ्यू फीचर्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आ जाइए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या है, ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज। पहले जो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जा रही थी, ठीक है, उनको मिनिमाइज करना, ये पर्पस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। ऐसा ना हो कि डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट मेथड डिफरेंट पॉलिसी यूज कर रहे हैं, ऐसा ना हो, ठीक है। जो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो अब कम से कम हो, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का पर्पस ये भी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अब और अच्छे से समझा जा सके, जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करें। वैसे एक बात बताऊं, कोई भी कंपनी अपनी जो भी इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करना नहीं चाहती है, ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया कि ये इंफॉर्मेशन तो आपको शो करनी ही करनी है। तो इससे क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो और अच्छी हो गई। Now the third objective of accounting standard, that is it facilitate meaningful comparison. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं दैट इज कंपेरेबल, वो कंपेरेबल होते हैं, आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। पहले क्या होता था, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करके जो एंटरप्राइज होती थी वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती थी, बट मैंने बताया है कि दो अलग चीजों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो दो सिमिलर चीजें जो सिमिलर मेथड से बनाई गई है ना उन्हीं को हम कंपेयर करेंगे, तभी वो कंपेरिजन मीनिंगफुल है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने के बाद जो दो इंटरप्राइज है अब आप उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कंपनीज ने सेम मेथड यूज किया है, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, राइट। तो दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव। नाउ कम टू फोर्थ ऑब्जेक्टिव, इट एनहांस द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो
बनते हैं वो अब ज़्यादा रिलायबल हैं, आप उन पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके बनाए गए हैं। तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज़ करनी है, कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज़ करनी है, किसी भी आइटम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैसे मेज़र किया जाएगा, तो सारी ही गाइडलाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताई गई है। तो अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं दैट इज़ मोर रिलायबल, वो अब रिलायबल होते हैं। जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट जब नहीं आया था, उससे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते थे, वो रिलायबल नहीं होते थे। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव। तो दीज वे द फ्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द लिस्ट ऑफ ICAI's मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये एक लिस्ट है जो ICAI का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो आईसीआई ने जो मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं उसकी ये लिस्ट है। इसमें आप देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 तक ये लिस्ट है। वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके आगे भी थे, 32 था, 33 था, लेकिन आगे के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उन्हें विड्रॉ कर लिया गया, उन्हें हटा लिया गया। ठीक है, तो अभी प्रेजेंटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 तक एप्लीकेबल है। ठीक है, वैसे 11th क्लास की अगर मैं बात करूं तो 11th क्लास में केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिक है, ऑब्जेक्टिव, नेचर, लिमिटेशंस, ऐसे सिंपल से टॉपिक हैं। ऐसा अभी डिटेल में अभी आपको 11th क्लास में डिटेल में एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ना है। लेकिन बीकॉम फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये सारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ने हैं डिटेल में, एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अब मैं ये जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है मैं इनको रीड नहीं कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और ये सारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 29 तक यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको रीड करिए। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से डिफरेंट एरियाज हैं अकाउंटिंग के, कौन कौन से डिफरेंट एरियाज हैं जहां पहले डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जाती थी और अब इन एरियाज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया गया है, अकाउंटिंग की गाइडलाइन बना दी गई है जो हर एंटरप्राइज को फॉलो करनी ही करनी है, राइट। अच्छा, आप इसमें एक बात और नोटिस करेंगे, देखेंगे जैसे बीच में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिस भी है। देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 नहीं है, 7 के बाद सीधे 9 आ गया है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो अगर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उसे क्या किया जाता है, उसे रिमूव भी किया जा सकता है, उसे वापस लिया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 अब हटा दिया गया है, राइट। तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और इनको एक बार रीड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो मैंने बताया था इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेट की गई थी, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, इसका क्या काम था, इसका काम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना फॉर एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिली थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को मिली थी। ठीक है, तो इन्होंने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए थे उन्हीं को कहा गया है IFRS। ध्यान से समझिएगा, IFRS क्या है, IFRS वो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो किसने बनाए थे, इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हर इंटरप्राइज को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है IFRS। किसने बनाया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाया। ठीक है, और एक और बहुत खास बात है, ये जो IFRS है दिस इनको कहा जाता है दिस इज प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जो है ये प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। क्यों प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है, क्योंकि दीज आर बेस्ड ऑन सम साउंड एंड क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल। क्योंकि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना कुछ क्लियरली स्टेटेड सिद्धांतों पे, कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है दीज आर द प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो हमें आज के लेक्चर में हमने देखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है, और IFRS।
ओके तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गॉड ब्लेस यू।